हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर करने वाले हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, थ्योरीज, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ये सब करेंगे। ऑल ओवर मीन्स कह सकते हैं पूरा चैप्टर कवर करेंगे बट अलग अलग शॉर्ट्स में। सो अभी हम इस रिकॉर्डिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी करें, जिसे ईएम वेव थ्योरी भी बोलते हैं। सो ऐसे ही करके हम डिफरेंट डिफरेंट रिकॉर्डिंग्स में डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को कवर अप करेंगे, जो थ्योरी या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। सो स्टार्टिंग से चैप्टर नहीं चल रहा, वैसे चैप्टर की स्टार्टिंग में हमारे पास फंडामेंटल कुछ पार्टिकल्स थे, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके चार्ज, उसके मास, उसकी यूनिट्स। हम ये सब चीज़ें करते थे, उनके अरेंजमेंट करते थे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो कैसे हम उन्हें अरेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। सो ये सब चीज़ें तो बहुत ज़्यादा बेसिक हैं। और कुछ कैथोड रे एक्सपेरिमेंट और एनोड रे एक्सपेरिमेंट भी थे, एंड दीज आर ऑल्सो नॉर्मल एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है। तो इनके बाद जो है हम आते हैं अपने उस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पे। ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद दैट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी वो वो कैसी थ्योरी है? ईएम वेव थ्योरी। अब इसके कुछ पोस्टुलेट्स जो हैं वो हम पढ़ेंगे। मेजर पोस्टुलेट्स: एनर्जी फ्रॉम एनी सोर्स कम कॉन्टीन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। अगर कोई भी एनर्जी आ रही है किसी भी सोर्स से, किसी भी रेडिएंट से, अगर कोई भी एनर्जी जो है आपके पास आ रही है ना, तो वो कोई भी सोर्स से आ रही हो, वो क्या होती है, कॉन्टीन्यूसली आती है, मतलब एक वेव्स की फॉर्म में आती है। और जो ये वेव्स है ना, वो किसके साथ एसोसिएटेड है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स के साथ, जो कि क्या है, परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव से। ठीक है। जैसे कि इसका मतलब इधर देखो, यहाँ से मैंने कहा कि यहाँ से एनर्जी आ रही है, यहाँ से किसी भी सोर्स से जब एनर्जी आती है एक वेव की फॉर्म में आती है। किसकी फॉर्म में आती है? वेव की फॉर्म में आती है। कैसे आ रही है? कॉन्टीन्यूसली आ रही है। अब जो ये वेव्स है वो कैसे एसोसिएटेड है? वो इस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, इस डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड है, जो कि एक दूसरे के सारे क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है। जैसे ये ऊपर जा रहा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट जो वाई एक्सिस पे है ये इधर जा रहा है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जाने की तो इधर की है ना। सो वो जा इधर रहा है। जो एक्स एक्सिस पे है ये नीचे की तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम जेड एक्सिस पे ले लेते हैं। ये क्रस्ट है, ये ड्रॉ है। अब ये जो क्रस्ट है, ये जो ड्रॉ है, ये क्या है, एक इंटेंसिटी ऑफ वेव को बताते हैं, जो कि क्या है, स्क्वायर होता है एम्पलीट्यूड का। ठीक है। इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ये क्या है। दो वेव के बीच में डिस्टेंस लैम्डा, ये आपने छोटी क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा होगा। ये वेव्स जो होती हैं वो ट्रैवल करती है स्पीड ऑफ लाइट से, और इन्हें कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। जैसे कि साउंड है, साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है, बट लाइट को क्या मीडियम चाहिए? लाइट तो सिंपल कहीं पे भी ट्रैवल कर सकती है। ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट होती क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब ये v इज़ इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा, क्या है, न्यू इज़ इक्वल्स टू ये है फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू ये स्पीड। आप क्या लेते हो? यही करते हो ना। देखो, ये स्पीड और ये डिस्टेंस क्या होता है हमारे पास? डिस्टेंस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। यही होता है। अब आपने यहाँ पे क्या किया, इस टाइम आपने यहाँ पे पहले डिस्टेंस और स्पीड को ऐसे किया। ठीक है। तो यहाँ से जो आपका स्पीड हटा, ये आपका किसका रिलेशन आ गया? टाइम का। किसका रिलेशन आ गया? टाइम का। बट यहाँ पे स्पीड ऊपर है, डिस्टेंस नीचे है, सो इट मीन्स 1 इनवर्स ऑफ टी लिख दें, क्योंकि 1/t हो जाएगा ये स्पीड बाय डिस्टेंस। यही होता है। यही होता है। अब जब ये होता है तो इसमें क्या ये मतलब है इसका? इसका मतलब है कि आपको टाइम का इन्वर्स लेना है, मीन्स यू नीड टू टेक सेकेंड इन्वर्स। यही चीज़ बच्चों को समझ नहीं आती कि ये सेकेंड इन्वर्स क्यों ले रखा है। ये सेकेंड इन्वर्स के पीछे भी एक रीज़न है। आपने यहाँ पे 1/t लिया है, और 1/t जो होता है वो आपका फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। और टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड।
तो टाइम का इन्वर्स करूँगी तो वो टाइम का इन्वर्स फ्रीक्वेंसी होता है, और टाइम का इन्वर्स किसके इक्वल होता है? स्पीड बाय डिस्टेंस के। यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट को हमेशा c से डोनेट करते हैं, डिस्टेंस को लैम्डा से डोनेट करते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे देखा कि एक इसके और इसके बीच में जो ये डिस्टेंस है ये लैम्डा है। मतलब एक वेव जो ये आपकी एक पूरी वेव है, ये देखो यहाँ पे बहुत मिसअप हो गया, इधर देखो, ये एक वेव है, ये एक दूसरी वेव है। अब एक वेव और दूसरी वेव के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे लैम्डा लेते हैं, चाहे वो ऊपर ले लो चाहे वो आप नीचे से लैम्डा ले लो, दैट डजेंट मैटर। ठीक है, नाउ आगे देखो, आगे क्या है कि these waves travel with speed of light and do not require medium to travel। ये कौन सी स्पीड से? इस वाली स्पीड से जो है ये ट्रेवल करती है। नाउ इनका क्या सिग्निफिकेंस है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ना एक्सप्लेन नहीं कर सकती इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन का क्या मतलब होता है? कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। इंटरफेरेंस का मतलब होता है ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। देखो जब भी क्या होता है, जब भी आपका क्रस्ट पे फॉल होता है, ट्रॉ पे फॉल होता है, तो क्या होता है जो इनफेस कंस्ट्रक्टिव उसे बोला जाता है, जिसमें उसका एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी जो है दोनों ही क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। जिसे मैंने यहाँ पर एक बनाया ये, ठीक है, इसका मान लो यहाँ x था, एक मैंने ऐसे करके एक और बना दिया, तो अब यहाँ इसको मैंने y नाम दे दिया। अब ये देखो ये एक क्रस्ट है, ये भी एक क्रस्ट है, इसी को मैं इसी के ऊपर फोल्ड करवा रही हूँ, यानी इसी को मैं जस्ट इसके नीचे कर रही हूँ, और ये यहाँ पे y है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में? ये देखो ये वाला भी और ये वाला भी, कौन सा? ये वाला y, ये वाला x, ये दोनों क्या हो जाएगा? आपस में ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ठीक है, तभी तो इसे हम क्या कहते हैं? इन फेस कंस्ट्रक्टिव, जिसमें एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी दोनों बढ़ जाता है और वो एक्स और वाई हो जाता है, क्योंकि सेम पे फॉल करता है। यहाँ पे जो सेम लिखा हुआ है ना, इसका क्या मतलब है? सेम चीज़ सेम पे फॉल करती है। ठीक है, अब अपोजिट चीज़ जब अपोजिट पे फॉल कर रही है, इसका मतलब जो आपका क्रस्ट है वो ट्रॉ पे फॉल करता है, तो वो क्या हो जाता है? बस उसका माइनस हो जाता है। जैसे कि इधर देखो, यहाँ पे हमने इसको इरेज कर देते हैं, ये आपका ऊपर वाला पार्ट, नाउ सी, ये ऊपर वाला पार्ट, तो आप यहाँ पे समझ लो ये क्या हो गया? x प्लस वाई, तो ये आपका कंस्ट्रक्टिव हो गया। अब आपको कंस्ट्रक्टिव में इन फेस हो गया। अब आपको डिस्ट्रक्टिव में देखना है आउट फेस। कैसे? देखो इधर, यहाँ से मैं डायरेक्ट एक और ऐसे कर दूँ, ऐसे कर दूँ। अब इसका जो ये वाला पार्ट है वो इस पे फॉल हो रहा है, इसका ये वाला पार्ट इस पे फॉल हो रहा है, ये दोनों पार्ट आपस में फॉल हो रहे हैं, तो ये वाई है। ठीक है, ये इसका ट्रॉ है, ये नीचे की तरफ है तो इसका ये ट्रॉ हो गया, ये ऊपर की तरफ है, ये एक्स है। अब ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में? ये दोनों माइनस हो जाएंगे, ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। ठीक है, आई होप ये समझ आ रहा है कि ये मैंने क्या लिखा, क्या बताया। अब ये क्या होता है? लोअर एम्पलीट्यूड देन एक्चुअल वेव, मतलब जो अगर आपके पास एक्चुअल वेव की जो लेंथ है x है, एक की y है, लेकिन जब आप डिस्ट्रक्टिव में देखोगे, आउट फेस में देखोगे, तो एक्चुअल वेव लेंथ से क्या हो जाएगा? कम। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, अब ये इंटेंसिटी ऑफ वेव को बताता है, जो स्क्वायर होता है एम्पलीट्यूड का। इस थ्योरी की बेसिकली यही सिग्निफिकेंस थी कि ये समझा सकता है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, जो मैक्सवेल ने दिया था। इंटरफेरेंस का मतलब होता है जब आपकी जो रेडिएशंस हैं, जब आपकी क्या है, रेडिएशन इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन में फ़र्क आ रहा है, तो इंटरफेरेंस होता है। यानी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ऑफ रेडिएशन इन इंटेंसिटी में या तो बढ़ना या तो कम होना रेडिएशन का, उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। जो टू टाइप्स की होती है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इन फेस, डिस्ट्रक्टिव आउट फेस। ठीक है, तो मैक्सवेल ने क्या बोला? मैक्सवेल ने बोला एनर्जी किसी भी सोर्स से आती है, वो कौन से उसमें आती है? वेव्स की फॉर्म में आती है। कौन सी फॉर्म में आती है? वेव्स की फॉर्म में आती है। ऑल राइट, इतना समझ आया क्या था? अब
आगे बढ़ते हैं। आगे है लिमिटेशन। लिमिटेशन में है कि वो समझा नहीं सकता फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन से समझ आ रहा है ये किसी ना किसी पार्टिकल नेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर एक टॉपिक देखो पहले, फिर मैं बताऊँगी ये क्या। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी मैंने पढ़ाई, जिसमें सब इंटेंसिटी ऑफ वेव, एम्पलीट्यूड, इन सभी के बारे में बताया, मीडियम के बारे में बताया। अब इसकी लिमिटेशन थी ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन नहीं समझा सकता था, लेकिन इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन समझा सकता था। अगर उसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझानी है तो उसके लिए एक नई थ्योरी पुट फॉरवर्ड करी गई। जब वो नई थ्योरी लाए तो वो उस थ्योरी का नाम था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्या नाम था? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, एनर्जी किसी भी सोर्स से आती है तो वो कैसी आती है? डिसकॉन्टीन्यूसली। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि ईएम के, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी हमने पढ़ा तो उसमें कॉन्टीन्यूसली आ रही थी, बट इसमें कैसी आ रही थी? डिसकॉन्टीन्यूसली। इसलिए वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। अब वो कैसी आती थी? इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा, जिसे क्वांटम बोलते थे। आई बात समझ में? अब क्या होता था कि वो जैसे भी आती थी, मतलब जिस वे में वो कभी डिसकॉन्टीन्यूसली कहीं से भी वो आती थी, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी, मतलब एक छोटी सी एनर्जी के फॉर्म में आती थी, जिसे हम क्या बोलते थे? क्वांटा या क्वांटम। अब एनर्जी ऑफ क्वांटा जो थी ना, वो किसके इक्वल, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी? फ्रीक्वेंसी के। यानी अगर आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, जितनी आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उतनी आपकी नंबर ऑफ क्वांटा भी बढ़ेंगे। अब इधर देखो, E इज इक्वल्स टू एन एच वी होता है, ये एनर्जी है, ये n का मतलब है नंबर ऑफ क्वांटा, h होता है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻34। v, ये v क्या है? ये आपका फ्रीक्वेंसी है। क्या है? फ्रीक्वेंसी है। v इज इक्वल्स टू c बाय लैम्डा, जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया था, ठीक है। अब ये डेरिवेशन ना बच्चों को समझ ही नहीं आती है चल क्या रहा है, बहुत ईजीएस्ट डेरिवेशन है, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें कुछ नहीं है। देखो, आई विल एक्सप्लेन यू दिस, वेट गिव मी मोमेंट। देखो यहाँ पर जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? वी के। वी क्या है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, एनर्जी भी बढ़ेगी, ठीक है। यानी एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ लाइट के। एनर्जी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? लैम्डा के। यानी आपका जो है डिस्टेंस जितना बढ़ेगा एनर्जी उतनी क्या होएगी? कम हो जाएगी। तो इस रिलेशन से यही, इन दोनों बातों से यही तो निकल के आता है कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी बाय लैम्डा के। इतनी बात समझ में आई? अब सी बाय लैम्डा को मैंने यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख दिया? वी लिख दिया। अब मैं जब इसको हटाऊंगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, तो मुझे कांस्टेंट लगाना होगा। कांस्टेंट के लिए मैंने एच यहाँ पर कांस्टेंट का यूज़ किया और वी। अब उसके बाद ये एक क्वांटम थ्योरी है। क्वांटम थ्योरी के लिए मुझे यहाँ पे एन तो लगवाना पड़ेगा, क्योंकि ये बताएगा कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स है। तो हमने यहाँ पर एक एन को भी ले लिया, ठीक है। तो ये आपकी एक कंप्लीट डेरिवेशन होगी, जहाँ पे ई एनर्जी हो गया, एन आपका नंबर ऑफ क्वांटम हो गया, और ये पी एच प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, वी आपका वही सी बाय लैम्डा जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ये नॉर्मल डेरिवेशन है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को समझाने से मना कर दिया। कहते मैं नहीं समझाती। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी तो कहता मैं इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन समझाऊंगा, मैं क्या नहीं समझाऊंगा, मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन नहीं समझाऊंगा। अब आप कह रहे हो कि यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक की बात हो रही है, यहाँ प्लैंक्स कांस्टेंट की है, ये गलत लिख लिया है। नहीं, सही लिखा हुआ है। इसमें ये है, आप प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से ही आगे जा सकते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन है ये, E इज इक्वल्स टू एन एच वी। ये मैं आपको समझाऊंगी बट इन द नेक्स्ट रिकॉर्डिंग, ठीक है। सो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बोली कि भाई मैं तो नहीं समझाती इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, मैं ये समझा दूंगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, चलो मैं जैसे तैसे करके समझा दूंगी। बट वो कहते हैं नहीं, ठीक है। सो बस इसी डिस्कशन को लेके आइंस्टाइन जी बोले कि वेव और जो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट क्या होता है? वो वेव भी दिखाता है, पार्टिकल भी दिखाता है। तो वेव कौन सी है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो डिसकॉन्टीन्यूसली एक पैकेट्स की फॉर्म में आती है। और
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक पार्टिकल्स है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में यहाँ पर आप समझोगे कि ब्लैक और वाइट के बीच का मतलब यहाँ पे आप कलर्स के बारे में डिस्कस करोगे। जैसे ब्लैक कलर है वो ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, इसलिए आप समर्स में ब्लैक कार्स नहीं प्रेफर करते, ब्लैक कपड़े नहीं पहनते, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हीट जो है एब्जॉर्ब होती है और जिससे हमें ज़्यादा गर्मी लगती है। बट अगर आप वाइट या आप न्यूड या कह सकते हैं लाइट कलर्स पहनोगे तो उसमें आपको गर्मी नहीं लगेगी, बिकॉज दे डू नॉट एब्जॉर्ब द लाइट। ठीक है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम समझेंगे कि जब लाइट आती है किसी सोर्स से, किसी सोर्स पे एक सोर्स से आ रही है, दूसरे सोर्स पे टकरा रही है, कितने पे वापस जाएगी, कितने पे उसकी लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो सारा का सारा जो है हम लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो ड्यूअल नेचर ऑफ सब्सटेंस किसने समझाया? डी ब्रॉगली ने। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट किसने बताया? आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी इज इक्वल टू एन एच सी बाई लैम्डा, ए सी बाई लैम्डा जो वी के इक्वल है। ड्यूअल नेचर ऑफ सब्सटेंस डी ब्रॉगली ने बताया। ये भी एक तरह की थ्योरी है जो हम आगे ही डिस्कस करने वाले हैं आगे की रिकॉर्डिंग्स में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ वेरियस EM रेडिएशन इन द टर्म्स ऑफ डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। अब डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में सबसे पहले आता है कॉस्मिक, फिर गामा, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रो और फिर रेडियो। ठीक है। अब जो विजिबल होती है ना, जो क्या होती है विजिबल होती हैं, वो विजिबल जो रेज होती हैं वो क्या होती हैं, उनके एक रेंज होती है 380 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर तक जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ये याद कर लेना, ये आ सकता है एमसीक्यू में। कॉस्मिक, गामा, एक्सरेज, यूवी रेज, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो। देखो पहले कॉस्मिक है, फिर गामा, फिर एक्सरेज। ठीक है, फिर आती है अल्ट्रा वायलेट, बहुत तेज़। फिर उससे कम कौन होती है? विजिबल होती है। उससे भी कम इंफ्रारेड, उससे भी कम आप माइक्रो रेड्स देख सकते हो जो आपकी माइक्रोवेव में होती है। उससे भी कम किसकी होती है? रेडियो की। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है? डिक्रीजिंग होता है बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ी किसकी होती है? कॉस्मिक की, फिर गामा, फिर एक्सरेज, फिर ऐसे एंड सो ऑन चलता रहता है। ठीक है, मैंने बार बार रिपीट क्यों किया? ताकि आपको भी साथ साथ याद भी हो जाए। चलो आगे देखो, वेव नंबर। वेव नंबर को हम किससे डोनेट करते हैं? वी के ऊपर ऐसे न्यू बार, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। अब जो आपका ये होता है न्यू बार होता है, ये 1/λ के इक्वल होता है। और न्यू बार की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर इनवर्स। क्या होती है? मीटर इनवर्स। ई इज इक्वल्स टू एन एच सी 1/λ। अब देखो यहाँ से एक और चीज़ निकल के आएगी। देखो इधर आपने यहाँ पे लिखा ई इज इक्वल्स टू एन एच सी बाई लैम्डा। कहाँ है हमारा? नहीं लिखा, इसको यहीं पे ही हम लिखेंगे बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। देखो इधर E इज इक्वल्स टू एन एच सी बाय लैम्डा। ये लैम्डा क्या है? इस लैम्डा को हमने कैसे लिखा हुआ है? एन एच सी इंटू 1/λ। और आप 1/λ को न्यू बार लिख सकते हो। सो E इज इक्वल्स टू एन एच सी न्यू बार। अब देखो हमें क्या करना होता है ना, अगर हमें फाइंड आउट करना होता है, यहाँ पे सी रह गया ना, एक सी, E इज इक्वल्स टू एन एच सी एन एच सॉरी अच्छा ये आपका V था इसलिए E इज इक्वल्स टू एन एच वी भी लिख सकते हो या इज इक्वल्स टू एन एच सी बाय लैम्डा भी लिख सकते हो। ये इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सी, अब यहाँ पर अगर आपको क्वांटम नंबर की आपको निकालनी है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो आप n से निकालोगे। अगर आपको प्लैंक्स कांस्टेंट तो आपको दिया ही होता है 6.6 इंटू 10⁻34। अब v होता है c/λ। स्पीड ऑफ लाइट भी पता होती है, लैम्डा गिवन है तो आपको ये वाला फॉर्मूला प्रेफर करना होगा। ठीक है, लैम्डा गिवन है तो लैम्डा भी अगर गिवन है, सी भी पता है, एच भी पता है, और मान लो नंबर ऑफ ये निकालना है तो एन को एन ही रखो, बाकी सबकी वैल्यू पुट करो। एनर्जी भी तब आपको गिवन होएगी। या एक केस तब आ सकता है आपको एनर्जी दे रखी है, आपको इनमें से किसी एक चीज़ को निकालना है। ठीक है, ये तो पता ही होगा, इधर उधर करके आप निकाल सकते हो किसी भी चीज़ को। अब 1/λ को आप लिख सकते हैं न्यू बार। जब भी आपको क्या निकालता है? वेव नंबर। क्या निकालना होता है? वेव नंबर।
वेव निकालनी है तो आपको लैम्डा ले लेना है, ठीक है, नॉर्मली। उसके बाद अगर आपको 1/λ मीन्स वेव नंबर निकालना है, कितने वेव नंबर लगे होंगे, तो आपको न्यू बार लेना है नॉर्मल, ठीक है, सिंपल है। तो दिस वाज ऑल अबाउट लेक्चर 1। नाउ मिलते हैं अब लेक्चर 2 में, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे प्लैंक्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को हम पढ़ेंगे, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरी तो हमने पढ़ लिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कुछ हम स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा के बारे में और भी कुछ चीज़ें हैं, पहले वो डिस्कस करेंगे और फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।